हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर एडवांस अकाउंटिंग क्लास। एडवांस अकाउंटिंग में हमारा जो 1 ईयर डिप्लोमा है हार्टून का, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट एक टॉपिक चल रहा है, जिसकी आज हमने एक्टिविटीज जो है वो डिस्कस करनी है। तो जहाँ तक हमने कर लिया था, पहले इसको मैं वहां तक स्क्रॉल कर दूं। दिस वन लास्ट डे हमने डिस्कस किया था कैश फ्लोज एंड कैश इक्विवेलेंट। Classification of activities for the preparation of cash flow statement. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के टाइम पे जो इसमें एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं वो कितनी कैटेगरीज की होती हैं, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। You know that various activities of an enterprise result into cash flows, and cash flow include inflows or receipts and outflows or payments. कि कैश फ्लो में हम किसको काउंट करते हैं, उसका इनफ्लो यानी कि रिसीविंग का, और आउटफ्लो यानी कि कैश का जाना, जो कि क्या है, पेमेंट्स, विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हमारा एक्चुअल में कैश फ्लो स्टेटमेंट से डिनोट होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। These activities are to be classified into 3 categories. हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो एक्टिविटीज होती हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड द थर्ड वन एंड लास्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मनीष शर्मा ने ज्वाइन की है क्लास, तो आप कौन से कोर्स के स्टूडेंट हैं? आप मुझे टेक्स्ट करके बताएं मनीष, आपका कोर्स कौन सा है? यहाँ पे टैली अकाउंट्स की क्लास होगी। Benefit of doing online classes, benefit of learning online classes that anybody can learn. So this helps the user of cash flow statement to assess the impact of these activities. तो ये जो हमारी एक्टिविटीज हैं, ये क्या करती हैं, यूजर की हेल्प करती हैं इन एक्टिविटीज में। जब हम इन कैश फ्लो के यूज यानी कि इसके जनरेट और यूज का, जब कैश फ्लो हमारे इन और आउट कैसे हो रहा है, इनको जब हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं, जब फीडिंग करते हैं, तो जो हमारी फाइनेंस की लिक्विडिटी पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन, वो भी हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इन एक्टिविटीज में फर्स्ट आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फर्स्ट पार्ट। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज that constitute the primary or main activities of an enterprise. जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो कंपनी की, एंटरप्राइज की सबसे मेन और प्राइमरी एक्टिविटी है, जिसमें हमारी मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज when we get through the practical portion of cash flow statement, then we'll get to know that most of the activities part are is to be is indulge with the cash flow from operating activities. जो हमारे ऑपरेशनल डीलिंग्स होती हैं वो सारी इसमें आती हैं। फॉर एग्जांपल, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, फॉर एग्जांपल, फॉर अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स, operating activities are procurement of raw material and incurrence
of manufacturing expense, sale of garments etc. जिस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स का बिजनेस है तो उसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं उसमें कौन कौन सी आएंगी, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, ओके, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो करेंगी और अपने जो वो गारमेंट्स बनाएंगी तो उसकी सेल करेंगी। तो these kinds of operational activities will be performed by that manufacturing concern. These are the principal revenue generating activities of the enterprise and these activities are not investing or financing. ये जो हमारे these are the principal revenue generating activities, जो operating activities होती हैं ये क्या होती हैं, हमारी प्रिंसिपल जनरेट कर जो हमारे प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेट करने वाली होती हैं, जहां से हमारा एक्चुअल रिवेन्यू जनरेट होता है और जिनको हम मेन एक्टिविटीज भी कहते हैं। एंड दीज आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इनको हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में काउंट नहीं करते क्योंकि वो बिल्कुल इससे दे आर अपार्ट फ्रॉम दैट, इट्स अ पोल्स अपार्ट, इट्स अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग, तो ये बिल्कुल भी उनसे रिलेट नहीं करता। The amount of cash from operation indicates the internal solvency level of a company. जो हमारा अमाउंट है, अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशनल एक्टिविटी से जो हमारा अमाउंट जनरेट होता है, जिसको हम जो क्या इंडिकेट करता है कंपनी का इंटरनल सोल्वेंसी लेवल, यानी कि इंटरनली आप अपने डीलिंग्स को, फाइनेंसियल्स को, इन कैश के इन आउट को एनालिसिस करते हैं। तो इंटरनल वे में आप उसको एनालिसिस करते हैं। बिकॉज देखो जब आपको अपनी कंपनी की पोजीशन बाहर किसी को दिखानी होती है, बतानी होती है, चाहे वो कंपनी के इन्वेस्टर्स हो और गवर्नमेंट सेक्टर हो, बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो जहाँ से आपने पैसा लिया या दिया है, तो क्या आप उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाते हैं? नहीं, हम उनको क्या दिखाते हैं? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि जो हमारी बिल्कुल लास्ट में बनती है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट इज दैट अल्टीमेट एंड फाइनल सॉल्यूशन, अ फाइनल डॉक्यूमेंट व्हिच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। तो वो एक्सटर्नल लेवल पे होती है। इंटरनल लेवल पे हमने अपने लिक्विड फॉर्म को अगर आइडेंटिफाई करना है तो वो किस बेस पे करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेस पे, जो इंटरनल लेवल पे आप उसको इंस्पेक्ट करते हैं। And is generated as the key indicator of extent to which the operations of enterprise have generated sufficient cash flows to the main to maintain the operating capability of enterprise। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन है ये क्या इंडिकेट करता है? हमारा इंटरनल सॉल्वेंसी लेवल, जो मैंने अभी आपको बताया, and is regarded as the key indicator of, किस चीज का हमारा की इंडिकेटर है? To the extent to which the operations of enterprise have generated sufficient cash flows, कि क्या कंपनी के पास इतना लिक्विड है, इतना sufficient कैश है to किस चीज को मेंटेन करने के लिए? To maintain the operating capability of enterprise, डिविडेंड पे करने के लिए, मेकिंग ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट्स एंड रीपेइंग ऑफ लोन्स विदाउट recourse टू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। क्या आपके पास इतना कैश फ्लोस में हम बात करें इतना अवेलेबल है कि आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सकें, अपने फाइनेंस अपनी इन्वेस्टमेंट आगे अगर करनी है वो लगा सकें, अपने लोन्स की रीपेमेंट कर सकें? ओके, तो ये सब चीजें आप अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जान सकते हैं। एंड कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें कैश का इनफ्लो होता कैसे है? पहला है कैश रिसीव्ड फ्रॉम, मैं इसको स्क्रीन के बिल्कुल स्टार्टिंग में कर देती हूँ, पढ़ने टाइम पे आपको इजी रहेगा। यस, क्योंकि जहां जहां हम हैं मैं बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट कर दूँ। तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कहाँ से हमारा कैश बढ़ रहा है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। जब भी आप गुड्स को सेल करेंगे तो आप वहां से कैश रिसीव करते हैं।
and cash receipts from royalties, fees, commissions and other revenues. और इनसे भी जब आपको फाइनेंस रिसीव होता है रॉयल्टी से, फी से या कमीशन से या कोई और आपको रिवेन्यू आए, तब भी आपका वो किसका पार्ट है, रिसिप्ट का। जब भी हमारी कैश रिसिप्ट बढ़ेंगी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग उनका इनफ्लो बढ़ेगा। अब आते हैं कैश आउटफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आउटफ्लो दैट मीन्स यू आर मेकिंग द पेमेंट। आपके पास से कैश जा रहा है, कंपनी से जब भी कैश निकलता है तो हम उसको आउटफ्लो में काउंट करते हैं। दैट मीन्स यू आर मेकिंग द पेमेंट्स। द फर्स्ट वन, इट कम्स विद कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। आपके जो सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, जिनसे आपने ऑन क्रेडिट यानी कि उधार में गुड्स या सर्विसेज ली हुई हैं, उनकी आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो वो किस में आ गया, कैश आउटफ्लो में। सेकंड आता है आउटफ्लो में ही कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज। अगर कंपनी एम्प्लॉइज के बिहाफ पे पेमेंट्स कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, दैट विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ योर कैश आउटफ्लो। थर्ड इज कैश पेमेंट to an insurance enterprise for premiums and claims, annuities and other policy benefits। आपने जितने पॉलिसी बेनिफिट्स लिए हैं या जैसे आपने इंश्योरेंस करवाया होता है उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं, या आपने कोई क्लेम है उसे फिल करना है, उसे आपने पे करना है, तो दीज काइंड्स ऑफ पेमेंट्स वुड बी काउंटेड इन कैश आउटफ्लो। Cash payments of income taxes unless they can be specifically identified with financing and investing activity। जो हमारी कैश पेमेंट्स हैं इनकम टैक्स की, unless they can be specifically identified with financing and investing activity। ये पॉइंट थोड़ा सा डीपली समझेंगे कि इसमें जब आप टैक्स की पेमेंट की बात करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो टैक्स पेमेंट आप कर रहे हैं क्या वो हमारी इससे आइडेंटिफाई तो नहीं हो रहा, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से रिलेट तो नहीं हो रहा। ये बहुत प्रिसाइजली देखने वाली चीज है कि आपका जो कैश पेमेंट है वो टैक्स कैश पेमेंट रिगार्डिंग टैक्स इट मस्ट नॉट बी रिलेटेड विद योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग। अदरवाइज नॉर्मली या ऑर्डिनरी जो आप टैक्स पेमेंट करते हैं दैट वुड सिंपली बी द पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें आपको स्पेसिफिकली क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है ताकि हम उसको एप्रोप्रिएट प्लेस पे फीड कर सकें। क्योंकि अकाउंट्स में क्या है, जो फिगर्स आप फीड करते हैं तो वो एक उस एप्रोप्रिएट प्लेस के अकॉर्डिंग जो है वो काउंट होती है। The net position is shown in case of operating cash flow। इस तरह से सारी प्लस माइनस करने के बाद जो हम इनफ्लो और आउटफ्लो को जब सबको एक जगह एक्यूमुलेट करते हैं तो लास्ट में आपकी जनरेट होती है नेट पोजीशन कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ। An enterprise may hold securities and loans for dealing for trading purpose. In either case, they represent inventory specifically held for resale. Therefore, cash flows arising from purchase and sale of dealing or trading securities are classified as operating activities। एक एंटरप्राइज जो कि अपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए सिक्योरिटीज या सिक्योरिटीज होल्ड कर सकती हैं और लोन्स में भी डील करती हैं, लोन ले सकती हैं और दे रिप्रेजेंट इन्वेंट्री स्पेसिफिकली हेल्प फॉर रीसेल। तो उनके पास स्टॉक होता है जिसको वो रीसेल कर सकते हैं। तो इसलिए जो कैश फ्लो है जो हमारा परचेज एंड सेल ऑफ डीलिंग और ट्रेडिंग सिक्योरिटीज आर क्लासिफाइड, जो हमारा स्टॉक है बेसिकली, इसको जब हम सेल परचेज की बात करते हैं
तो वो डायरेक्टली तो इसी तरह से जो हमारे कैश एडवांस हैं, आपने किसी से एडवांस में लिया कैश या फिर आपने लोन लिया किसी फाइनेंशियल एंटरप्राइज से, तो ये सारे के सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड investing activities are the acquisition and disposal of long-term assets and other investments not included in cash equivalents। जो हमारी लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उनका एक्विजिशन यानी कि उनको लेना और उनका डिस्पोजल जब वो खत्म हो जाती है, जब हम उसको लॉन्ग टर्म एसेट्स को जब एक्वायर करते हैं, लेते हैं या फिर जब डिस्पोज ऑफ करते हैं, इस तरह की सारी एक्टिविटीज हमारी रिलेट करती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के साथ। And investing activities relate to purchase and sale of long-term assets such as fixed assets such as machinery, furniture, land and building. So transactions related to long-term activities are also investing activities। ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग स्पेसिफिकली सिर्फ दो ही इक्विपमेंट्स को लेके, एलिमेंट्स को लेके ये काम करती है। जो हमारा मैशअप होता है, जो कंफ्यूजन होते हैं, वो सारी ऑपरेटिंग में आती हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया मेजर पार्ट वाज ऑपरेटिंग। तो इसमें सिर्फ स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या एसेट्स आएंगी। Separate disclosure of cash flows from investing activities is important because they represent the extent to which expenditure have been made for resources intended to generate future income and cash flows। तो इसके लिए कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं रिलेटेड टू योर लॉन्ग टर्म एसेट्स, तो वो सारा आप इसमें दिखाएंगे। एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। एग्जाम्पल इज कैश फ्लोज राइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर इनफ्लो और आउटफ्लो। डिस्कस करते हैं इसका। कैश आउटफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो कैसे होगा? कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट including intangible and capitalized research and development। जब आप फिक्स्ड एसेट को सेल करते हैं, जब आप उसको परचेज करते हैं, व्हेन यू एक्वायर्ड इट, तब आप क्या करेंगे? कैश पेमेंट करेंगे। अब कैश पेमेंट करेंगे तो किस में जाएगा? आउटफ्लो में। लेकिन ये पेमेंट किससे रिलेट होगी? इन्वेस्टिंग से, क्योंकि इन्वेस्टिंग हमारी डायरेक्टली रिलेट होती है लॉन्ग टर्म एसेट के साथ। नेक्स्ट, कैश पेमेंट to acquire shares, warrants, and debt instruments of other enterprises, other than the instruments those held for trading purposes। अब इसमें हम कैश पेमेंट किसकी कर रहे हैं? टू एक्वायर शेयर्स, शेयर्स को एक्वायर करने के लिए, वारंट्स या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए, ऑफ अदर एंटरप्राइजेस अदर देन इंस्ट्रूमेंट्स दोज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। जो हमारी ट्रेडिंग पर्पसेस से रिलेटेड होती है, और हम जब उनकी पेमेंट्स के लिए इन शेयर वारंट्स और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इनके पेमेंट्स के लिए हम कैश को यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा आउटफ्लो रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग रहेगा। लास्ट वन आता है इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो में कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टी other than advance and loans made by financial enterprise wherein it is operating activities। अब इसमें जो हमने एडवांस या लोन किसी से लिया हुआ है और उसकी पेमेंट कर रहे हैं, एंड दिस लोन मस्ट बी
लॉन्ग टर्म। अब इस लोन में आप देखें ब्रैकेट में दिया हुआ है क्योंकि ये वो पार्ट है जो हमारा इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग दो से रिलेट करता है। तो वहां पे ना आपको स्पेसिफिकली इंडिकेट किया होगा कि वेदर दैट पेमेंट टर्म इज रिलेटेड टू ऑपरेशनल और नॉट, बिकॉज if it is the part of long term, then it is the part of investing, and if it is the part of short term, the payments can be cleared within a year, then it is the part of operating. Next comes with cash inflows from investing activity. अब इन्वेस्टिंग में हमारा इनफ्लो कैसे हो रहा है? फर्स्ट वन इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम disposal of fixed assets including intangible assets. जब आपके फिक्स्ड एसेट्स डिस्पोज ऑफ होती हैं यानी कि सेल होती हैं या किसी भी तरह से आप उनको खत्म कर रहे हैं तो वहां से आपको कैश जनरेट हो रहा है, तो वो सीधा किस में जाएगा? इनफ्लोज में। सेकंड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस और लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज। अगर आप अपने एडवांस या लोन की पेमेंट, बेसिकली इसमें किन पेमेंट की बात हो रही है? अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है उनसे कैश रिसीविंग की बात हो रही है। और किस केस को छोड़ के? एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज। अगर किसी फाइनेंशियल एंटरप्राइज को आपने दिया है उसको हम इसमें नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को लोन दिया है उसको हम इसमें काउंट कर लेंगे। Next comes with cash received from disposal of shares, warrants, or debt instruments of other enterprises, except those held for trading purpose. अब इसमें कैश रिसिप्ट कौन सा आ रहा है? जब हम अपने शेयर्स, वारंट्स या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स को सेल ऑफ करते हैं, यानी कि जब हम उनको दे रहे हैं तो वहां से हमारे दिए हुए, अलॉट किए हुए या इश्यू किए हुए शेयर्स के ऊपर हमें इनको कैश डिविडेंड्स रिसीव हो रहे हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम लोन एंड एडवांस। आपको लोन और एडवांस से कैश रिसीव हो रहा है या फिर उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन अदर एंटरप्राइज। अगर आपको दूसरी एंटरप्राइज से डिविडेंड रिसीव हो रहा है शेयर्स के ऊपर तो भी आप इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काउंट करेंगे। तो अभी हमने दो एक्टिविटीज डिस्कस की हैं, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग। अब हमारी रहती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेट मी चेक इफ इट इज शो। फाइनेंसिंग इज yes, it showed. Stay connected with me. I'll tell you in another video.